अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक किन किन राशियों पर निर्भर करता है? इसका मात्रक क्या होता है? और प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं उन 7 रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है और कौन से रंग के अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है? तो पहले आपका अपवर्तनांक क्या होता है परिभाषा बताएंगे अपन। प्रकाश का हवामी वेग, एक तो प्रकाश का हवामी वेग का प्रकाश के किसी माध्यमी वेग का जो अनुपात होता है उस अनुपात को अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी तो प्रकाश का हवामी वेग और एक प्रकाश का अन्य किसी भी माध्यमी वेग, उन दोनों का जो अनुपात होता है उस अनुपात का नाम ही अपवर्तनांक होता है। दो माध्यम है, एक तो हवा और एक कोई भी अन्य माध्यम। तो प्रकाश का हवा वेग कितना है और अन्य माध्यमी वेग कितना है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उस अनुपात का नाम अपवर्तनांक होता है। किन किन राशियों पर निर्भर करता है? किन किन राशियों पर निर्भर करेगा ये? तो ये 3 राशियों पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर 3 राशियों पर निर्भर करेगा अपवर्तनांक। एक तो करेगा माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम की प्रकृति क्या है? माध्यम सघन है या विरल है या माध्यम में हवा है या माध्यम अन्य किसी प्रकार का है। तो एक तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, दूसरा माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है और तीसरा करता है प्रकाश के रंग पर, कौन से रंग का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 3 कारकों पर या 3 राशियों पर यह निर्भर करेगा। आगे की बात आती है अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो हम बता देंगे अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 राशियों का अनुपात होता है और अनुपात का गणित में पढ़ते हैं। अनुपात शब्द यहाँ पर भी आता है, अनुपात के आगे कोई मात्रक नहीं होता है। तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं, 2 राशियों का मात्रक है, तो हवा का और एक अन्य माध्यम का। तो 2 राशियों का अनुपात है, तो अनुपात होने की वजह से इसका कोई मात्रक नहीं होता। अपन बता देंगे कि अपवर्तनांक है वो मात्रक विहीन राशि होती है। अगर प्रश्न आता है अपवर्तनांक का मात्रक लिखिए तो हम बता देंगे मात्रक विहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2 राशियों का अनुपात होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। फिर 2 प्रश्न निकलते हैं यहाँ से प्रकाश के रंग से। प्रकाश के रंग से 2 प्रश्न निकलेंगे कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो 7 रंगों में से ऐसा कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है और ऐसा कौन सा रंग है जिसके अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है। तो 7 में से लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होगा। जो लाल रंग होता है उसके अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे ज्यादा होता है। 2 प्रश्न यहाँ पर कि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है। ये सारी बात अपवर्तनांक के लिए है। इनकी परिभाषा कौन सी राशि पर निर्भर करता है, इसका मात्रक और किस रंग के लिए अपवर्तनांक का मान कितना होता है, किसके लिए सबसे कम और किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण के उपयोग। कहाँ का उपयोग क्या था उत्तल दर्पण का? पहला उपयोग है उत्तल दर्पण का उपयोग टॉर्च में। एक तो जो साधारण टॉर्च होती है इसमें जो आगे ग्लास लगा होता है वो उत्तल दर्पण नहीं लगा होता है। सर्च लाइट में इसका उपयोग होता है, वो वाहनों के अग्र डिब्बों में इसका उपयोग होता है, क्योंकि अगले जो इनको हेडलाइट बोलते हैं अग्र दीप, वो प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है जिसके कारण देखने का क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। लाइट में भी जो आगे लेंस लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को बिखेरता है, इसलिए देखने का क्षेत्र ज्यादा हो जाता है। नंबर 2 पर 13 देखने में इसका उपयोग होता है। 13 देखने वाला जो दर्पण होता है वो भी उत्तल दर्पण ही होता है।
सौर भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। तो सौर चूल्हा बोलते हैं इसको सादा भाषा में, उसमें जो दर्पण लगा होता है वो भी कौन सा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। दंत चिकित्सकों द्वारा धातु का प्रतिबिंब बड़ा देखने में इसका उपयोग करता है। डॉक्टर जब दांत खराब होता है डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर एक दर्पण लगा के देखता है, धातु का क्षेत्र का भी बड़ा दिखाई देता है। तो दंत चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होता है इसका। दंत चिकित्सकों द्वारा धातु का प्रतिबिंब बड़ा देखने में इसका उपयोग किया जाता है। अब उत्तर दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर दर्पण तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तर दर्पण होता है। सूक्ष्मदर्शी में तो दर्पण लगा होता है वो उत्तर होता है। घड़ी साल द्वारा घड़ी के पुर्जों को देखने में घड़ी की जो रिपेयरिंग करने वाला मिस्त्री होता है वो आम पर एक दर्पण लगाता है। जब घड़ी खोलता है तो दर्पण लगाता है, वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तर दर्पण होता है, जिसके कारण जो पुर्जे होते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं उसको। वाहन चालू द्वारा पीछे से आने वाले वाहनों को देखने में अगर जो लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, और ड्राइवर के जो वाहन चालक होता है उसके साइड में जो शीशा लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। तो पीछे से आने वाले वाहनों को देखने में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के उपयोग। हाँ, अगला पॉइंट आपका लेंस सूत्र, जहां से सवाल मिलेंगे आगे। तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर f क्या है, v क्या है, u क्या है, ये तुमको पता हो जाए तब जाके सवाल हल होगा। तो f का मतलब होता है ठोस दूरी, जितनी भी लेंस की ठोस दूरी की वो होती है f। v का मतलब होता है प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर, जब चित्र है या छाया कितनी दूर पर बनती है वो दूरी इसकी होगी। और u का मतलब होगा प्रकाश केंद्र से बिंब या वस्तु की दूरी। इस रूप में ये आपका लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर एक ट्यूब है, यहाँ पर एक ट्यूब। ये प्रकाश केंद्र है। अब इसमें v कौन सा है? ये प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब दूरी, u प्रकाश केंद्र से बिंब की दूरी। जैसे f रखा है प्रतिबिंब, वो बिंब आपका पर रखा वस्तु है पर रखी है। तो ये जो दूरी है प्रकाश केंद्र से लेकर यहाँ तक की ये दूरी है, ये तो यहाँ की कौन सी? प्रकाश केंद्र से बिंब या वस्तु की दूरी, ये तो होगा आपका u। ये दूरी यहाँ से लेकर वस्तु के यहाँ से लेकर यहाँ तक तो होगा। अब इसका चित्र कहाँ पर बनेगा? तो लेंस का चित्र दूसरी तरफ बनेगा। तो चित्र अगर यहाँ पर बनता है, चित्र अगर यहाँ पर बनता है तो ये जो दूरी होती है प्रकाश केंद्र से लेकर चित्र तक की दूरी, ये होगी आपकी u। इस रूप में होगा ये, ठीक है। यानी प्रकाश केंद्र से बिंब की जो दूरी होती है वो दूरी तो होती है u में, और प्रकाश केंद्र से लेकर जहाँ पर चित्र बनता है वस्तु का, प्रकाश केंद्र और चित्र या प्रतिबिंब के या छाया के बीच की जो दूरी होती है वो u में नापेंगे, ठीक है। और f वो दूरी है वो देगा अगला। तो 3 राशि होती है, 1 2 3, 3 राशि, 2 राशि का मान तो देगा अपने, और एक राशि अपन को याद करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना u है ये प्रकाश केंद्र और वस्तु, जहाँ पर वस्तु लिखी हुई है इनके बीच की दूरी u होगी। और जहाँ पर वस्तु का चित्र बन रहा है उस चित्र से लेकर प्रकाश केंद्र के बीच तक की दूरी को बोलेंगे क्या? पर v u बोल दिए, ठीक है। तो ये u का रखना, v का रखना, दोनों कौन सी दूरियां होती है यहाँ पर कंफ्यूज होता जाता। दूरी का मतलब ये होता है। फिर लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? m बराबर h डैश बटा h होता है, या फिर m बराबर v बटा u होता है। कोई सा विषय दे देगा, अगर h डैश का मान देगा h का देगा m निकलेगा तो अपनी सूत्र लगा लेंगे। अगर अगला v का मान देगा u का मान देगा फिर m निकलवाएगा तो सूत्र लगाएंगे अपनी ये। तो यहाँ पर m तो होती है लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, m का मतलब आवर्धन क्षमता, h का मतलब वस्तु की ऊंचाई होती है,
होती है। तो ये वस्तु की ऊंचाई ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो अपन क्या करेंगे, एच डैश तो लेंगे ये ऊंचाई की वस्तु कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, ये तो लेंगे एच में, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है वो लेंगे अपन एच डैश में ले लेंगे। अगर v और u का मान देता है तो v का मतलब वही प्रकाश के अंदर से प्रतिबिंब की दूरी, वो का वो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, और u का प्रकाश के अंदर से बिंब की दूरी या बिंब की ऊंचाई ये दे देगा। अगला जो सूत्र आपका गोलीय दर्पण वस्तु लिखिए, ये यहाँ पर लेंस का, यहाँ पर गोलीय दर्पण का दोनों दिशा पर होती है, सिर्फ लेंस वाले में माइनस का चिन्ह आता है, दर्पण वाले में क्या आता है, प्लस का चिन्ह आता है। दर्पण वस्तु होता है a बटा है बराबर 1 बटा v प्लस a बटा u, और लेंस वाला होता है a बटा है बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, बाकी दोनों का दिशा प्रश्न है। वो की वो बात है, यहाँ पर f दर्पण की बहुत दूरी कितनी होती है वो देगा, v दर्पण के ध्रुव से कितनी दूर बना है दर्पण के ध्रुव से, वो उसका प्रकाश कैसे बोल देंगे, दर्पण का क्या बोल देंगे अपन, ध्रुव बोल देंगे, ये दर्पण का ध्रुव होता है। तो यहाँ से लेकर ये दर्पण ध्रुव से लेकर विकास होता प्रतिबिंब चित्र कहाँ पर बनता है, चित्र यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो दूरी होती है, ये दूरी ये तो आ जाएगी vp, वस्तु कहाँ पर की हुई है, वस्तु पर यहाँ पर की हुई है, तो ये जो दूरी होती है इस दूरी को बोलेंगे अपनी क्या, u के नाम से दर्शा देंगे। वो यह वस्तु कितनी प्रकार ध्रुव से वस्तु कितनी दूर लिखी हुई है, वो दूरी होती है उसकी u, और चित्र कितनी दूर पर बन रहा है वो हो जाएगा आपका v हो जाएगा। फिर दर्पण की आवर्धकता n बराबर h डैश बटा h, वो का वो सूत्र होता है। तो n में दर्पण की आवर्धकता, h क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, चित्र कितना बड़ा बना वो ऊंचाई, और h है वो बिंब की ऊंचाई, वस्तु कितनी बड़ी है वो बिंब की ऊंचाई। तो ये चार सूत्र आपके चारों पर सवाल दे देंगे, हमारा किस सवाल आएंगे वो चारों सूत्रों पर दे देंगे। कितनी बात है, एक हो गया प्रकाश का अपवर्तन, एक हो गया प्रकाश का परावर्तन, और एक हो गया प्रकाश का विवर्तन। तीनों अलग अलग घटना है। अपवर्तनीय परिभाषा हम देख चुके पहले, परावर्तनीय परिभाषा देख चुके। विवर्तन क्या होता है, यदि प्रकाश के पथ में कोई इस प्रकार की वस्तु रखी जाए जो अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी का मतलब होता है इस प्रकार की वस्तु जिसके आर पार प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, अपारदर्शी होती है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार प्रकाश आ जा सकता है, तो उसको पारदर्शी होते हैं। तो प्रकाश की किरण आ रही है और उसके रास्ते में यदि अपारदर्शी वस्तु रखी जाए और वो वस्तु भी अगर अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश क्या करेगा, सरल रेखा में नहीं गमन करेगा। सरल रेखा में गमन करने के बजाय क्योंकि छोटी है, प्रकाश के आर पार जा नहीं सकता, तो क्या करेगा, उसके किनारों पर से वो गमन करेगा और किनारों पर से मुड़ करके अपनी दिशा पकड़ेगा। ये जो प्रभाव होता है इस प्रभाव को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ये कोई छोटी सी वस्तु रखती है प्रकाश के रास्ते में और इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, वस्तु अत्यंत छोटी है क्योंकि अपारदर्शी है। अपारदर्शी होने की वजह से क्या आर पार प्रकाश की किरण आ नहीं सकती, तो प्रकाश की क्या करेगी, जो यहाँ पर जाएगी वो तो पानी नहीं देंगे, जो प्रकाश किनारों पर जाएगी किनारों से मुड़ करके फिर वापस अपने रास्ते पर आ जाएगी। तो इस तरह से वस्तु के किनारों पर से प्रकाश मुड़ता है। तो ये जो किनारों पर से मुड़ने की जो घटना घटित होती है इसी घटना का बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो तीनों की अलग अलग परिभाषा है, परावर्तन की अलग है, अपवर्तन की अलग है, विवर्तन की अलग है। तो यहाँ पर तीन लाइन में ये बात की है कि प्रकाश जब गमन करता है और उसके रास्ते में अगर एक अपारदर्शी वस्तु जो आकार में अत्यंत छोटी हो उसको रख दिया जाएगा तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाएगा, बल्कि इनके किनारों पर से टकराकर वापस अपने रास्ते पर आ जाएगा। इस प्रकार की जो घटना घटित होती है उसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कुछ गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तक फोकस दूरी f के बीच क्या संबंध पाया जाता है, तो अपन लेंगे r बराबर 2f।
यानी वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। r का मान 2r के बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। दूसरा प्रश्न है किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंब आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है? अपन बता दिया 0 डिग्री होगा, 0 होगा इसका मान। तीसरा यदि प्रकाश किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण, यहाँ पर परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा, अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो ये 3% है लेंस से और दर्पण से संबंधित परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण और वक्रता त्रिज्या से संबंधित है। तो चित्र बनाएंगे अपन 6-7। जब भी वस्तु एक पर स्थित होती है, एक और 12 के बीच में स्थित होती है, 12 के पीछे स्थित होती है, एक और प्रकाश केंद्र के बीच में स्थित होती है, इस तरह की तो ये काम आएगा। तो दो नियम होते हैं जिन परिपाटी के पहले क्या है? लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के समय एक निश्चित परिपाटी का उपयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। इसके अनुसार क्या करते हैं कि लेंस के सभी जो माप होते हैं वो प्रकाश केंद्र से ही मापा जाता है। ये बात पहले भी आ गई कि जो भी दूरी होती है वो प्रकाश केंद्र से ही मापी जाती है। दूसरा जो नियम होता है इसका चिन्ह परिपाटी, जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जो सवाल निकालेंगे अपन और जवाब देगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इसके पीछे पहले प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। और अगर सवाल में देगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो सवाल हल करते समय पहले -10 लेना पड़ेगा, 10 के पीछे पहले माइनस लगाना पड़ेगा। क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ये दो नियम होते हैं कोण लेंस के चिन्ह